नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। भारतीय विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल धनकवड़ी स्टाफ ने कोरोना वॉरियर्स एवं सोशल वर्कर्स से बातचीत की। उन्होंने इस कोविड परिस्थिति में जो भी सहयोग किया है, आइए जानते हैं उनके विषय में उनसे ही। Our inspiration, Honorable Dr. Patangrao Kadam sir, founder of Bharati Vidyapeeth, Honorable Vijayamala Kadam ma'am, chairperson and school committee member of Bharati Vidyapeeth, कांग्रेस के स्वर्गीय नेता और माजी वन मंत्री डॉक्टर पतंगराव कदम सर, इनके सुपुत्र और भारतीय विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर विश्वजीत कदम सर, इन्होंने कांग्रेस में बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। उनकी राजनीति की सफलता को देखते हुए उनको और भी जिम्मेदारियां दी गई है। वो सहकारिता, कृषि, सामाजिक न्याय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, अल्पसंख्यक विकास, औकाफ, मराठी भाषा और राज्य मंत्री है और अपनी ये जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे हैं, जिसका उदाहरण हमें सांगली फ्लड के दौरान देखने को मिला। सांगली में जब फ्लड आया था तब वो खुद वहां जाकर लोगों को बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। पिछले साल सांगली के पलूस तालुका में ब्रह्मनाल गांव में बोट पलटने से 17 लोगों की मौत हुई थी। वो हादसा याद आया तो भी शरीर कांप उठता है। ऐसा हादसा भविष्य में ना हो, इसलिए कृष्णा नदी पर आई बाढ़ की पृष्ठभूमि में राज्य मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम सर ने सांगली के लिए नीदरलैंड से 8 नई बोट फंड से मंगवाई। उनकी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, विकास के लिए जुनून, उल्लेखनीय सामाजिक कार्य और योग्यता ने उन्हें इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। जब भी समाज को उनकी जरूरत पड़ी तब वो समाज के लिए खड़े रहे। हमें उन पर गर्व है। हम डॉक्टर विश्वजीत कदम सर को सल्यूट करते हैं। साहेबांची शिकवण आहे, साहेबांचं आपल्यावर लक्ष होतं तसं माझं सुद्धा लक्ष राहणार, काळजी करू नका। सांगितलंय जबाबदारी नाही का बाई, काढतो त्याला बाहेर काढतो, काळजी करू नका। बोटी नव्हत्या, बाळासाहेब माणसं बघून राजकारण करायचं चाललंय। पिछले 2 साल से हम कोविड जैसे महामारी से लड़ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर अस्मिताताई जगताप मैम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ भारतीय हॉस्पिटल भारतीय विद्यापीठ, इन्होंने इस दौरान जनता को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण, पशु आहार का वितरण, जरूरतमंदों को किराने के सामान का वितरण और रक्तदान शिविर ऐसे विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया। वो इस महामारी में मूल्यवान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पूरे महामारी के दौरान भारतीय हॉस्पिटल सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार के साथ जुड़ गया है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय हॉस्पिटल देश के कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा है। हम भारतीय विद्यापीठ के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी और इनसे जुड़े सभी लोगों को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। अक्षय कोठावले उन्हीं ट्रू वॉरियर्स में से एक है जिनको हम सल्यूट करते हैं। अक्षय संजय कोठावले एक ऐसे कोविड वॉरियर है जिन्होंने इस कोविड सिचुएशन में बहुत लोगों की हेल्प की, जैसे कि स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री में खाना प्रोवाइड करना, प्रेग्नेंट लेडीज को फ्री में हॉस्पिटलाइज करना। आज भी उनकी रिक्शा कोविड पेशेंट्स के लिए फ्री है। तो आज 15 अगस्त के इस अवसर पर हमें यानी कि भारतीय विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल धनकवड़ी को यह मौका मिला कि हम उनके इस कार्य को सल्यूट करें। मैं अक्षय संजय कोठावले पुणे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। मैं पुणे में महात्मा फुले पे टिम्बर मार्केट में रहता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा 3 साल से पुणे में चलाता हूँ। मेरा एजुकेशन डॉक्टर DY पाटिल डेंटल कॉलेज से डेंटल टेक्नीशियन हो गया है। अपने देश में कोरोना महामारी का बहुत बड़ा संकट आया है। जब यह महामारी आई थी तो सब डर गए थे। जो दिहाड़ी करने वाले, जो मजदूर है, जब कमाएंगे तब खाएंगे, ऐसे लोगों के बहुत ही हाल दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। तो मैंने कोरोना महामारी में कुछ दिन पहले उनकी जन जागृति करता था कोरोना की। तो तब ये ऐसे लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो बस स्टॉप पे सोते हैं, जब कमाएंगे तब खाएंगे, ऐसे लोग, इनके जीवन में बहुत ही बड़ी समस्या आ गई थी। और कब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये उनको ही मालूम नहीं था। तो ऐसे देखते थे कि ये कुछ लाया है क्या हमारे लिए, क्योंकि उनके
खाने के बहुत ही बड़े प्रॉब्लम चल रहे थे। तो हमने मन में मन तय किया कि नहीं, अन्नदान सेवा चालू करना। और ये सब जो लोग हैं ये अपने ही देश के अपने ही देश के यानी अपने ही बांधव है, ऐसा समझ के किसी ने आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा समझ के मैंने अन्नदान सेवा चालू की। और इसमें कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग थे, कुछ दूसरे स्टेट से आए हुए लोग थे, जिसमें स्टूडेंट थे, दिहाड़ी करने वाले लोग थे। उनके भी हालात दिन ब दिन बहुत ही बिगड़ रहे थे। तो उनके जो खाने के बहुत ही प्रॉब्लम चल रहे थे, क्योंकि शॉप्स बंद थे, होटल्स बंद थे, मेस बंद थी। तो ये अपने सब देश के बांधव है, ऐसा समझ के हमने अन्नदान सेवा चालू की। मेरी शादी 18 मई को थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते शादी नहीं कर सकता था। तो शादी कभी भी हो सकती है, लेकिन जो भूखे लोग हैं, जिनके जीवन में परेशानियां थी, ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का था। तो मैंने जो सेविंग की थी शादी के लिए, वो सब अन्नदान सेवा में यूज़ की। और ऐसा समझ के यूज़ की कि यही मेरे शादी के बारात थी। और ये सब जिनको मैं अन्नदान करता था वही मेरे शादी के रिश्तेदार, ऐसा समझ के मैंने अन्नदान सेवा चालू की। जब हम अन्नदान करते थे तो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ थे, वो पैदल जाते थे हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके पास कुछ साधन ही नहीं था। ट्रैवल का जो गवर्नमेंट ट्रैवल, बसेस, रिक्शा सब बंद थे। तो हम देखते थे कि यार ये पैदल चलते जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन थे, जिनको बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम था, जिनको मंथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाना रहता था। और मेनली यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थे, उनके बहुत प्रॉब्लम हो गए थे। और मैं जिधर रहता हूँ वो सब स्लम और माइग्रेंट्स वर्कर और जो वर्कर है उनका बहुल एरिया है। तो वो बाहर तो ऐसे लोगों के लिए सेवा करने का था। तो मैं जो हॉस्पिटल में जाते थे, जो अपने देश की महिला भगिनी, उनको हम निःशुल्क हॉस्पिटल में छोड़ते थे। दूसरे लहर में हमने कंटिन्यू अन्नदान सेवा चालू रखी। और अन्नदान के साथ में ही ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने निःशुल्क जिनको ऑक्सीजन लगता है उनको हमने प्रोवाइड किया। इसी दौरान 18 मई को मेरे पिताजी भी गुजर गए लास्ट ईयर। वो सब सुख दुख न देखते हुए भी ये अन्नदान सेवा, प्रेग्नेंट लेडीज़ की सेवा, या ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा कंटिन्यूसली चालू रखी। और मैं मेरे साथ जब ये अन्नदान सेवा करता था तो लोगों के इतने प्रॉब्लम थे, ये आंखों से हम नहीं देख सकते थे। और ये जो अन्नदान हम करते थे तो लोगों के इतने प्रॉब्लम थे, शॉप्स बंद थे, सब्जी नहीं मिलती थी, दूध नहीं मिलता था, ट्रैवल के जो साधन थे वो सब बंद थे। तो हम अन्नदान सेवा करते करते उनके हौसले भी बुलंद करते थे। हम उनको समझाते थे कि एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और अपन आगे जाएंगे। तो ये अन्नदान सेवा हमने कंटिन्यूसली चालू रखी और अभी भी कुछ ना कुछ सेवा चालू है। लास्ट ईयर सांगली में फ्लड आ गया था। उस फ्लड में 3 गांवों में हमने कंटिन्यूसली मदद की। कोड़े, शिरट्टा और खुबी, ये 3 गाँव में 2019 में जो फ्लड आया था उधर भी हमने सब मदद किया। अभी भी इस साल सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लड आया है इसके लिए मदद हम लेके जाने वाले हैं और ये सेवा हम लगातार चालू रखेंगे। और मैं ये सेवा आखिरी सांस तक चालू रखूँगा। और जो फुटपाथ पे रहते हैं,
जो बच्चों को, अपने बूढ़े माता पिता को अनाथ आश्रम में डालते हैं, उनके लिए मैं आखिरी सांस तक काम करूंगा। जो अपने महाराष्ट्र के मंत्री हैं विश्वजीत कदम, उन्होंने भी मुझे सहायता की और मैं उनका भी बहुत ऋणी हूँ। मैं लोगों के लिए ये सलाह देता हूँ कि अपने आजू बाजू में जो गरीब है, जो दबे हुए लोग हैं, जो परिस्थिति से बहुत ही टेंशन में है, उनको अपनी हैसियत से मदद करो, उनके हौसले बुलंद करो। उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, उनके बच्चों के लिए फीस का प्रॉब्लम होगा, उनके बच्चों के लिए कुछ किताबें हो, जो अपना स्कूल की बैग हो, तो अपने हिसाब से मदद करो। We have seen such a real hero in our society. Warrior fighting at the border, fight with their lives in their hand. So we are safe. Just as important as what such hero do inside the country. कोरोना काल में जहां सभी लोग अपने अपने घरों में कैद में थे, वहीं देश में तैनात एम्बुलेंस चालक बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। बिना परिवार की चिंता किए मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में दिन रात लगे थे। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या से जहां लोग डरे और सहमे हुए थे, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मी मरीजों के लिए मसीहा बने हुए थे। कोरोना के चलते कई एम्बुलेंस कर्मी कोरोना संक्रमित भी हो गए। इसके बावजूद ठीक होने के बाद अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी निभा रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम है शरद कात्रजकर। हाँ, मैं पूना सिटी में 2000 साल से एम्बुलेंस चला रहा हूँ। मेरा खुद का एम्बुलेंस का ये है फर्म है। कोविड के बारे में बोलना पड़े तो कैसे, कोविड एक ऐसी बीमारी आ गई थी, बीमारी ही मान के चलिए कि जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। लेकिन इसमें अगर कोई रुका नहीं, जो पहले चलता था फिर भी चलता ही रहा कोविड में भी, वो है एम्बुलेंस वाला, जो कि दिन रात चलता ही रहा। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो मतलब आप सब घरों में बैठे थे लेकिन एम्बुलेंस वाला बाहर रोड पर था। लोगों को जो पहला अपना फर्स्ट वेव आई थी, उसमें लोगों को बाहर निकलने के लिए डर लगता था। लेकिन हमारी हालत ऐसी थी कि हमको घर जाने के लिए डर लगता था, क्योंकि दिन भर वो पेशेंट के इसमें कांटेक्ट में, फिर शाम को घर कैसे जाएंगे, बीवी बच्चे, हमारे भी बच्चे बोलते थे पापा पापा बाहर मत जाओ। लेकिन ड्यूटी इज़ ड्यूटी, वो तो करना ही पड़ता था। और उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटे, हम भी नहीं हटे और कोई भी नहीं हटा, हमारा एम्बुलेंस वाला कोई भी नहीं हटा। ऐसी सिचुएशन तो बहुत बार हुई है, लेकिन अभी याद रखने वाली सिचुएशन आप बोलेंगे तो सभी को पता है कि उस माहौल में कोविड पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऑक्सीजन की। और जो अपना ये ऑक्सीजन कम गिरता था कि वह कम मिलता था, मान लो ऐसा कुछ, मतलब ये था। एक पेशेंट था, उसको नासिक से शिफ्ट करना था रत्नागिरी। उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की तो वो कोई भी एम्बुलेंस पूरा नहीं कर सकती थी, एक एम्बुलेंस। तो उसको, वो पेशेंट को शिफ्ट कैसा करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। फिर हमने एक चेन बनाई और वो चेन के थ्रू वो पेशेंट शिफ्ट कर दिया और वो सक्सेसफुली शिफ्ट हो गया। पूना से नासिक, नासिक से कराड, कराड से रत्नागिरी, चिपलूर। दिन में खाली इनकमिंग कॉल हमको 200, 300 इनकमिंग कॉल आती थी दिन में। अगर 300 इनकमिंग कॉल आएंगी
आउटगोइंग कॉल भी 300 ही होगी। मैं खुद 2 साल से गाँव नहीं गया, मेरे पेशेंट को सही सलामत हॉस्पिटल में पहुंचा। मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी फ़ोन आएगा मैं जैसा हूँ, जहाँ पे हूँ, वहाँ से तुरंत पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में पहुँचाना, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम तो बहुत है सर, क्योंकि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब कोई किसी के पास नहीं जाता था। हम एम्बुलेंस वाले जाते थे, पेशेंट लेते थे, हॉस्पिटल में लेके जाते थे, फिर वापस आते समय या घर आते समय गली के मोहल्ले के लोग ऐसे देखते थे कि जैसे हम कोविड का पेशेंट छोड़ के नहीं आए, कोविड हम साथ में लाए। जब भी बाहर आउट ऑफ पूना या किधर भी बाहर पेशेंट छोड़ने को जाते थे तो वापसी रास्ते में चाय पीने के लिए अगर कोई ठेला खुला रहेगा, मुश्किल से तो मिलता ही नहीं था, अगर कोई ठेला मुश्किल से मिल गया तो फिर वो ठेले वाला भी एम्बुलेंस से, मान लो कि वो लोग ऐसे सोचते थे कि हमने कोरोना का वायरस ही गाड़ी में भर के चल रहे हैं। हम भी इंसान है ना। लोगों की ये बहुत मतलब जो शुरुआत का दौर था ना, बहुत सोच थी कि लोग ऐसा देखते थे हमारे तरफ कि हम खुद कोविड का वायरस है, ताकि हम ना कि हम वो पेशेंट जिसके घर वाले साथ में नहीं थे, उसके साथ एम्बुलेंस वाला था, रास्ते में पेशेंट की देखभाल करना, सब करना, ये सब हमारा एम्बुलेंस वाला करता था, हम खुद करते थे। मैंने आपको बोला था कि जो पेशेंट नासिक से रत्नागिरी शिफ्ट किया था वो टाइम तो मैं खुद था। जब मैं एक होटल पे रुका था तो मैं कोविड पेशेंट लेके जा रहा था, होटल में रुका खाना खाने के लिए, शाम को 9-10 बज गए थे। तो होटल वाले ने तकरीबन होटल से एक 100-150 मीटर दूर गाड़ी रुकने को बोला, गाड़ी के पास ही टेबल लगाने को बोला और उधर खाना ला के दिया, लेकिन होटल में नहीं खाना खाने दिया। मैं उसकी गलती नहीं मानता था, लेकिन जो सोच थी लोगों की वो सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी कोविड पेशेंट के साथ जाते हैं। हम तो किसी को ऐसा नहीं करते कि नहीं तुम कोविड पेशेंट है। अगर एम्बुलेंस वाले ने अगर ऐसा किया होता तो फिर क्या हाल होता, आप लोग ही सोचिए। लोगों को टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचाना, खुद की जान पे खेल के, ये एम्बुलेंस वाला ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में जितने भी एम्बुलेंस वाले हैं, सब ने जी जान लगा के कोविड में काम किया है। इससे पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। आपसे मैं एक निवेदन करता हूँ कि हम खराब नहीं है, अभी जो सिचुएशन है वो खराब है, ये निकल जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। लोगों को जैसा लगता है कि एम्बुलेंस वाले ने हमारा पेशेंट ठीक ठाक लेके जाना चाहिए, जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए, ये लोग हमसे उम्मीद करते हैं। तो एम्बुलेंस वाला भी एक छोटी सी उम्मीद रखता है आपसे कि मान लो कोविड पेशेंट है, अगर वो किट पहन के आता है, पेशेंट लेता है, छोड़ता है, तो फिर वो पेशेंट छोड़ने के बाद उसको 1-2 मीठी बातें बोलिए, एक पानी पूछिए, क्योंकि वो वापस आते समय तो उसको कोई पानी नहीं देता, तो आप एक बोतल पूछेंगे पानी की, भाई पानी पी ले, उसको उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन लोग काम हो जाने के बाद थोड़ा अलग बिहेवियर करते हैं हमारे साथ, बिहेवियर, तो वो थोड़ा बदलना चाहिए। अभी कोविड पेशेंट लेके जाते समय वो किट पहन के ड्राइविंग करना, पहले तो पेशेंट लेना है, उसके बाद उसको ड्राइविंग करते हुए हॉस्पिटल छोड़ना है, ये सब करते समय
जो पीपी किट पहन के ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो जितना बाहर से दिखता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि उस दौर से मैं खुद गुजरा हूँ। कई बार तो ऐसा माहौल हुआ है मेरे साथ कि गाड़ी रोक के मुझे वो किट फाड़ के दूसरा किट पहन के आगे चलना पड़ा है, क्योंकि अंदर से पूरा भीग जाता था, ऐसा पानी टपकता था। जब किट निकलता था तब पानी टपकता था, क्योंकि पूरा शरीर का पानी ही कम हो जाता है। तो बहुत बहुत बुरा दौर था। मतलब किट पहन के गाड़ी चलाना तो फिर पूछे ही मत। अब 1 घंटा आप बैठ नहीं सकते, किट पहन के एक जगह बैठ नहीं सकते। हम वो किट पहन के ट्रैवलिंग करते हैं, पेशेंट उठाते हैं, और वो सब मतलब ये होता है, हमारा रूटीन ही हो जाता है। पीपी किट पहनने के बाद जब ड्राइविंग करनी पड़ती थी तब जो हॉस्पिटल या कोई भी स्टाफ था वो तो एसी में थे, लेकिन हम धूप में, बारिश में बाहर ही गाड़ी चलाते थे। उसकी वजह से कितने तो भी हमारे ड्राइवर मतलब ये हो गए, डिहाइड्रेशन के शिकार हुए हैं, चक्कर, उनको ग्लैने आ गई। कई ड्राइवर ऐसे रास्ते में मतलब उतरने के बाद गिर पड़ते थे। ये सब बहुत मतलब बुरी हालत थी। और जब पेशेंट शिफ्ट करने का है एक सिटी से दूसरी सिटी में, क्योंकि उस ये माहौल में तो फिर बेड का तो सब तरफ ये था, जिधर बेड मिलता था उधर लोग बोलते थे हमारा पेशेंट लेके जाना है। हमारा तो ड्यूटी है, हम ना नहीं बोल सकते थे। तो पेशेंट घर से लेते समय ना माँ को बेटा हाथ लगाता था, ना बीवी को पति हाथ लगाता था, ना बाप को। उनको हम उठा के लेके आना, गाड़ी में रखना, और दूसरे सिटी में उनका जिधर बेड बुक हुआ है उधर लेके जाना। उस समय रास्ते में उनको पानी पीना है या टॉयलेट जाना है, ये सब हमारे एम्बुलेंस वाले करते हैं, क्योंकि रिलेटिव तो कोई गाड़ी में नहीं रहता था। खाली पेशेंट बिठाने का और गाड़ी के पीछे उनका गाड़ी, और कोई भी हाथ नहीं लगाता था। उनका मतलब जब उनका सामान है ना, सामान थैली, वो थैली तक उठाते नहीं थे, ऐसे दूर रखने की, और ये भैया उनका सामान है लेके जाओ। ऐसा तो हमने किसी एम्बुलेंस वाले ने किसी के साथ नहीं किया, किसी पेशेंट के साथ। और जब एक दूसरे पेशेंट की मतलब जब डेथ होती थी, उसको जब क्रेमेशन के लिए स्मशान घाट लेके जाना पड़ता था, तो हॉस्पिटल से किट पहन के हॉस्पिटल में जाने से पहले, अगर मान लो 10 बजे कॉल आ गया और 10:30 बजे अगर हमने किट पहना, तो हॉस्पिटल जाना, उधर से उठाना और शमशान घाट में पहुंचना, इसमें अगर 2 घंटे गए तो उधर 3-3, 4-4, 5-5 घंटा वेटिंग था। लेकिन जब तक हमारी गाड़ी में से वो डेड बॉडी निकाली नहीं जाती, हम गाड़ी पूरा सैनिटाइज नहीं करते, तब तक हम किट में ही रहते हैं। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कामगार, आया, मावशी, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर है। मानता हूँ मैं, वो फ्रंटलाइन ही है, लेकिन एम्बुलेंस वाला किधर है फिर? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि ये पेशेंट कोविड है या नॉन कोविड है, वो हॉस्पिटल में लेके जाने वाला एम्बुलेंस वाला जब पेशेंट घर से उठाता है, उसको तो पता ही नहीं चलता कि वो कोविड है या नॉन कोविड है। फ्रंटलाइन माने तो सबसे आगे चलने वाला, तो पेशेंट घर पे उठाने के लिए सबसे पहले कौन जाता है? एम्बुलेंस वाला ही जाता है।
काम करने में एम्बुलेंस वाला फ्रंट लाइन में है, लेकिन अगर उसका नाम किधर लेना है तो लास्ट तक किधर भी नहीं है। इसी बात का हमको खेद है। अगर आप हमको मोटिवेट नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन डिमोटिवेट तो ना कीजिए। एक और जहां कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, ऐसे में आशा वर्कर्स इस जानलेवा महामारी के बीच घर घर जाकर कोरोना मरीजों की पहचान कर रहे हैं। कोरोना वायरस से आज दुनिया भर में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इसी बीच ये आशा वर्कर्स अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों की पहचान में लगे हुए हैं। कोरोना मरीजों के बढ़ते मामले के बीच आशा वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आशा वर्कर्स घर घर जाकर कोरोना की जांच कर रहे हैं। हम इनके कार्य को सैल्यूट करते हैं। मेरा नाम छाया विवेक पवार है, आशा वर्कर हूँ और मैं मेरा काम सातारा डिस्ट्रिक्ट के वड़ूज गांव में जो कि पीएससी कातर खटाव डिवीज़न में आता है और मैं अपना काम करके खुश हूँ। बाकी आशा वर्कर्स की तरह मेरी भी ट्रेनिंग पूरी हुई है, एग्जाम्पल HBNC। मैं घर घर जाकर सर्वे करती हूँ, जैसे कि कोरोना सर्वे, कंटेनर सर्वे, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, वैक्सीनेशन सर्वे, कुष्ठ रोग सर्वे, TB सर्वे प्लस पोलियो सर्वे, ये काम मैं घर घर जाकर करती हूँ। कोरोना काल में जब कोविड-19 में फैलने लगा और पहले लॉकडाउन हुआ था तब घर घर जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल, PR, टेम्परेचर चेक कर रहे थे। टीकाकरण के पात्र लाभार्थी को बुलाकर उनका कोविड टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, ये काम हम लोग करते थे। हाँ, और ANC टीकाकरण। मेरे एरिया में जो लोग बीमार है उनका इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि PSC या RH को कोविड टेस्टिंग करने के लिए कहते हैं। लोग कोरोना का रिपोर्ट छुपा के रखते हैं, जिसके वजह से वो खुद को और बाकी लोगों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। लोग दिए गए गाइडलाइन मानते नहीं, इसकी वजह से कोरोना फैल सकता है। हमारा पूरा का पूरा काम मेडिकल फील्ड में ही है, पर हमें हमारे काम के लिए जो मानधन दिया जाता है वो बहुत ही कम है। लोग हमें हमारा काम नहीं करने देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हम ही कोरोना फैला रहे हैं। इस वजह से कई आशा वर्कर्स पर हमले भी हुए। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि घर में ही रहो, 3 फीट डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लें। अपने हाथ बार बार सैनिटाइज़र करते रहे, हाथ साबुन से बार बार साफ करें या धो लें। मास्क का उपयोग करें, व्यसनों से दूर रहें, स्वच्छता का पालन करें। Thank you so much for all your hard work and support during this difficult time. Your humility, kindness, and strength are greatly appreciated. Thank you for being our nation's guiding light in the face of this adversity. And we are really thankful to our management and our respected principal ma'am for giving us this opportunity to interact with such COVID warriors.